हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपकी क्लास 8 की साइंस बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज़ को खिसका के अपने वहाँ पे फिट हो जाना, तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई एक चीज़ रखी हुई है, उसको हटा के अपने वहाँ पे फिक्स हो जाना, तो वो रिएक्शंस जिसमें कि ये चीज़ होती है, डिस्प्लेस करता है, एक मेटल या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा के अपने वहाँ जुड़ जाता है, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस आपने क्लास 7th में भी पढ़ी होगी। जैसे कि इसमें कहा गया है, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो कॉपर सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ओके, प्लस आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है, Fe आयरन का सिंबल है। तो ये रिएक्शन जब होगी, आगे प्रोसीड करेगी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा FeSO4 और हमको मिलेगा ये जो आयरन है यहाँ पे, इसने यहाँ पे आके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, उसके सॉल्यूशन में उसको हटा दिया। तो आयरन जो है वो आके सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया और कॉपर जो है हमारा बाहर निकल गया। यानी कि आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जा करके जुड़ गया, और कॉपर जो है अब वो सॉल्यूशन में आ गया एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसी के बारे में हम आप समझेंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 4.8, ओके। सो टेक 500 ml beakers and label them A, B, C and D। तो आपको 500 ml के बीकर्स लेने हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह के 5 बीकर्स ले लेना है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, डिजोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। तो इस फिगर, इन 5 बीकर्स में आपको 50 ml आपको वाटर ले लेना है, ठीक है। और इस 50 ml वाटर में एक टीस्पून, एक चम्मच जो है कुछ आपको घोलना है, जैसे कि बताया गया है। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। तो इन बीकर्स को एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, हिलाना डुलाना नहीं है, छूना नहीं है, ठीक है। और इनको अनडिस्टर्ब, इनको मतलब रिएक्शन को होने देना है, आपको टच नहीं करना, ना ही उसको हीट करना, ना ही उसको हिलाना है। सो करना क्या है हमने 5 बीकर लिए हैं, A, B, C, D एंड E। तो हमने क्या किया कि बीकर A में, ठीक है, बीकर A में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स हमने डाला है। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, जब हम उनको पानी में घोलते हैं तो वो ऐसा ब्लू हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे ब्लू देख रहे हैं। A और B बीकर में, इन दोनों में ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को घोला गया है। तो कॉपर सल्फेट को घोलने के बाद उसमें जिंक ग्रैन्यूल, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो डाल दिए गए बीकर A में, और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया 15-20 मिनट के लिए। वैसे ही बीकर B में भी हमने कॉपर सल्फेट लिया और उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल न डाल के आयरन नेल, लोहे की कीले, छोटी छोटी कीले जो आती हैं वो डाली। और बीकर C में हमने क्या लिया, हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन न लेके बीकर C में जिंक सल्फेट लिया है, ठीक है, और उसमें हमने कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो डाल दिए हैं। और बीकर D में हमने आयरन सल्फेट लिया है और कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं। और बीकर E में हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट लिया है और आयरन नेल छोटी छोटी डाल दी हैं। तो अब हम देखते हैं कि सारे रिएक्शंस कैसे और किस तरीके से होती हैं। आप देख रहे हैं कि बीकर A में जो है वो जो ब्लू कलर था, ऊपर आप जो देख रहे हैं, जब हमने रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही किया था तो वो ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई आप देख रहे हैं बीकर A का जो सोल्यूशन का कलर है वो चेंज हो गया है, वैसे ही B का भी चेंज हो गया है, लेकिन C, D और E का जो कलर है बीकर्स का वो एज इट इज़ है, जबकि हमने रिएक्शन शुरू किया था और बहुत देर के बाद भी ये कलर जो है एज इट इज़ बना रहा, उसमें चेंज नहीं हुआ। तो इसका क्या रीज़न है, यही हम आगे समझेंगे। What changes do you observe in various beaker? Do you have read
You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. That is why the blue color of the copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. तो जैसा हमने डिस्कस किया कि बीकर A में हमने कॉपर सल्फेट और जिंक को रखा, तो क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा कि वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर को हटा देगा और खुद जा करके जुड़ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक जो है जिंक सल्फेट बना ले रहा है और कॉपर जो है यहाँ पे ये सॉल्यूशन में आ जा रहा है। वही आपको बीकर में जो नीचे जो है रेड पाउडरी मास की तरह डिपॉजिट होते हुए दिख रहा है। और you can write down the reaction taking place in beaker B in a similar way। तो वैसे ही बीकर बी में भी हमने देखा कि उसमें कॉपर सल्फेट प्लस आयरन है, तो आयरन भी जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए उसमें भी सिमिलर रिएक्शन होगी, बस उसमें जिंक की जगह आयरन लेंगे और आयरन सल्फेट बन जाएगा और हमारा कॉपर फिर से ऐसे ही सोल्यूशन में आ जाएगा। सो अब पहेली क्या पूछ रही है? I have understood the reactions taking place in beaker A and B, but I am still confused why there is no change in beaker C, D and E। अब पहेली पूछ रही है, चलिए ठीक है, मैंने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है जब एक मेटल जो है दूसरे मेटल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन या किसी और सोल्यूशन में डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह आके खुद जुड़ जाता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये जो कि बीकर ए और बी में हो रहा है, लेकिन बीकर सी, डी और ई में इसमें क्यों नहीं रिएक्शन हुआ? इसमें बीकर एज इट इज क्यों पड़े हुए हैं? उसमें क्या बात हो गई? तो इसी चीज को समझाया गया है। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। तो इसी तरह के रिएक्शंस उनमें भी होना चाहिए थे। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, we infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? Zinc can displace copper in beaker A. Why cannot copper displace zinc in beaker C? तो जब बीकर ए और बी में जो आयरन है या फिर हमने देखा कि जिंक है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जा रहा है, तो बीकर सी, डी और ई में भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। क्यों नहीं आयरन ने क्यों नहीं जो है कॉपर ने आयरन को डिस्प्लेस कर लिया जबकि हमने उसमें आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया है? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी, इट फॉलोज डेफिनिट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो ही डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, वो ही कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है जिंक आयरन से, इस वजह से जिंक और आयरन बहुत इजीली कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं और जुड़ जाते हैं, लेकिन कॉपर जो है वो आयरन को या जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर सकता है उनके सॉल्यूशन में से, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे है। तो ये रूल है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reactions in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? So आपने देखा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो ये सीरीज होती है, ये एक सीरीज होती है जिसकी कि तो आप ये देख सकते हैं, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज की एक लिस्ट है जिसमें कि हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन जो मेटल्स जिसको हम डिस्कस करें वो जिंक जो है सबसे ऊपर है इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में। उसके बाद आता है आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। इसीलिए जो है गोल्ड जो है बहुत ही नोबल मेटल है, बहुत अनरिएक्टिव है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है।
और हम देखते हैं जिंक और जो है आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो और कॉपर जो है आप वो भी देख सकते हैं कि सबसे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करता है। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। हमेशा हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन में, और फिर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, इसीलिए वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।